नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि हमने कल से अपना हिंदी का सेशन स्टार्ट किया था, तो हिंदी में हमने आपको सब कुछ बता दिया था कि कौन कौन से हिंदी के जो विद्वान हैं उनके अनुसार कितने स्वर और व्यंजनों की संज्ञा ली गई है। लेकिन साधारण भाषा में की जाए तो साधारण रूप से हमने कहा था कि 52 स्वर और व्यंजन हैं, जिसमें से 11 स्वर हैं, बाकी बचे हुए 41 अपने व्यंजन हैं। 11 स्वरों का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया था, जिसमें जीभ के आधार पर किया था, जीभ के बनावट के आधार पर 3 प्रकार से, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, जिससे जो बोले जाएंगे, जैसे आगे वाला भाग जीभ का, मध्य वाला और पीछे वाला। तो आगे वाले भाग से बोले जाते हैं ई, बड़ी ई, ए और आय। मध्य भाग से छोटा आ, और बाकी बचे हुए सारे के सारे कहाँ से बोले जाते हैं? पश्च भाग से बोले जाते हैं। ठीक है। दूसरे प्रकार से कहा था मुख के खुलने के आधार पर, तो मुख जितना ज़्यादा खुलेगा या जितना कम खुलेगा उसके आधार पर। तो समृत, विव्रत, अर्धसमृत और अर्धविव्रत, इसके बारे में बताया था। समृत का मतलब होता है कि कम खुलना, तो ई और ऊ। विव्रत का मतलब है ज़्यादा खुलना, यानी सबसे ज़्यादा खुलना, तो बड़ा आ, बड़ा औ, ए। और इन्हीं की जोड़ीदार हो जाएंगे अर्धसमृत और अर्धविव्रत। समृत का जोड़ीदार हो जाएगा अर्धसमृत, जैसे बड़ी ई है यहाँ पे तो यहाँ पे छोटी, बड़ा ऊ है तो यहाँ पे क्या हो गया? छोटा ऊ। ऐसे ही विव्रत का अर्धविव्रत में क्या होता है? इसका जोड़ीदार बड़ा आ का छोटा आ, औ का छोटा औ और ए का छोटे ए। समझ में आ गया इतना? इसके बाद में हमने बताया था कि अगर समय अवधि के कारण या उच्चारण में आप जितना समय लगाते हो उसके आधार पर, तो अल्प अगर समय लगे तो होता है क्षणिक समय, तो उसमें तो छोटा ई, औ, ए, औ। दीर्घ में होता है बड़ा आ, जितने भी बड़े होते हैं वो सारे के सारे। और प्लुत स्वर की अगर बात करें तो ऐसा भी कोई जिसकी स्वर या जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, लंबा खींचा जाए, जैसे राम, चोर, भाग रहा है, चिल्लाते नहीं है, रुको, तो का पे बात पीछे लगा दो, तो ये एस एस की आकृति से लगते हैं। तो इतना तो आपका कल हो गया था। फिर आज जितना होना है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, इतना नोट कर लिया होगा आपने। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, 20 से 25 मिनट का डेली अपना सेशन रहेगा, और उसके बाद अपना अगले टर्न पर मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है। तो इतना नोट हो गया हो और समझ में आ गया हो तो कमेंट कर दो जल्दी से, और लोगों को शेयर कर दो जब तक हम इसको साफ करते हैं। ठीक है। तो इसी में अब अगर स्वरों के बारे में अपन लोगों ने सब कुछ मतलब पढ़ लिया, तो इसी में एक प्रकार आता है अनुनासिक स्वर का, कि अनुनासिक स्वर क्या होते हैं। ठीक है। या अगर कहा जाए मुख के ओंठ के बनावट के आधार पर, तो हमने बता दिया था समृत, विव्रत। तो उसमें अगर कोई पूछे वृत्ताकार कौन से होते हैं, तो आ, ओ, अ वाले, जैसे आ हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। ठीक है। और एक और आता है जिसको कहते हैं आगत स्वर। क्या कहते हैं? आगत स्वर। तो आगत स्वर कैसा होता है? जैसे आपने हॉस्पिटल पढ़ा होगा, हॉस्पिटल, जैसे डॉक्टर पढ़ा होगा, तो इसमें देखो एक छोटा औ होता है और एक होता है अपना औ, और इन्हीं दोनों के बीच में क्या आता है? एक आता है ओ। ऐसा कुछ देखा होगा आपने। तो ए वाला अपना क्या होता है? इसी को बोलते हैं हम लोग आगत स्वर। क्या बोलते हैं भैया? आगत स्वर, क्योंकि ये आया गया है। ठीक है। इसको हिंदी में या संस्कृत में नहीं था, इसको लाए गए हैं। तो इससे अगर शब्द की कहा जाए तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर, कभी डॉक्टर को आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि डॉक्टर, ऐसे नहीं देखा होगा ना, आपने हमेशा ऐसा पढ़ा होगा। ये जो औ की मात्रा लगती है ऊपर, तो ये कहाँ से आता है? ये आगत स्वर से आता है। ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए वृत्ताकार में, तो वृत्ताकार में आ औ वाले सारे के सारे आ जाएंगे, बचे हुए जितने हैं वो सारे आवृत्ताकार में हो जाएंगे। ठीक है। तो इतना याद रखिएगा।
इसके बाद में पढ़ते हैं, क्या पढ़ना था हम लोगों को, हाँ अनुनासिक स्वर। तो अनुनासिक स्वर समझ लीजिए क्या होता है। तो अगर कहा जाए अनुनासिक स्वर, अनुनासिक या फिर क्या हो जाएगा निरानुनासिक, तो दोनों प्रकार के देखो अच्छे से समझेंगे। अनुनासिक स्वर से हमारा अभिप्राय ऐसे स्वरों से है जो कहां कहां से बोले जाएंगे, जो या तो नाक और प्लस कंठ, इन दोनों की सहायता से जो बोले जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे अनुनासिक स्वर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ अगर मुख से बोले जाएं, मुख से, और मुख से हमारा अभिप्राय किससे, कंठ से, तो कंठ चाहे ऐसा लिखा हो, यहां आपका ऐसा लिखा हो, दोनों प्रकार से एक ही है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर मुख से या कंठ से बोला जाए तो हो जाएगा हमारा निरानुनासिक, मतलब नाक से नहीं बोला जाए, इसका सीधा सीधा संबंध हो जाएगा, जो हमारा नाक से ना बोला जाए ये हो जाएगा हमारा क्या, निरानुनासिक। और जो नाक और कंठ से बोले जाए वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे अनुनासिक। जैसे कि अगर हम संज्ञा की बात करें कि कौन से स्वरों की संज्ञा हम इसमें लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा अयोगवा। क्या हो जाता है, अयोगवा। और अयोगवा कौन से होते हैं, अम और आहा, अम और आहा। लेकिन अगर उसमें दिया हो कि अम आहा, इसके अलावा अम आहा तो दोनों दिए ही दे रहेंगे, साथ ही साथ पूछ लेगा अगर व्यंजन में, ये तो स्वर की बात कर रहे हैं, अगर व्यंजन में पूछा जाए कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो अनुनासिक व्यंजन होते हैं हमारे प्रत्येक पद का जो पंचम, मतलब पांचों ग्रुप है, 5 ग्रुप कैसे, जब हम आपको व्यंजन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे 5 ग्रुप बनते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का या प्रत्येक ग्रुप का, वर्ग का पंचमाक्षर, क्या है, पंचमाक्षर। तो पंचमाक्षर क्या होता है, जैसे का गा घा ड़ा, चा चा जा डा ना, टा टा डा डा ना, पा पा बा मा मा, ये होगा ना। जितने भी पंचमाक्षर होते हैं ये सब क्या होते हैं, हमारे अनुनासिक व्यंजन होते हैं। साथ ही साथ अगर आ और अम आहा तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन इसमें आता है ए, ऐसे आपने देखा होगा ए, बोले ए आपने कहा था वो वाला ए। इया अगर ई पे भी बिंदी रखी हो तो ए भी, तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अम और आहा तो सभी को पता है कि अयोगवा में आते हैं, और अयोगवा किस में आते हैं, हमारे अनुनासिक में आते हैं। तो अनुनासिक में अम और आहा तो हो ही गया, साथ ही साथ में अगर ए लिखा हो या ई लिखा हो, इस पर बिंदी लगी हो ऊपर, तो ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे अनुनासिक स्वर में आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी बचे हैं स्वर वो सारे किस में आ जाएंगे, निरानुनासिक में आ जाएंगे। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, अगर इतना नोट हो जाए तो कमेंट करिएगा। बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो जैसे भी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं स्थान के आधार पर स्वरों को कहां कहां से बोला जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कंठ, तालु, मूर्धा, बस बस, ये सब पढ़ा होगा ना। तो कैसे क्या करते हैं या कहां से बोले जाते हैं ये भी हम बताएंगे। 1 मिनट रुकिएगा। सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएंगी, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव चीजें, ठीक है, जिससे हमारा एग्जाम निकल जाए और कल्याण हो जाए, ठीक है। तो देखो स्थान के आधार पर अगर मुख के स्थान की बात करें कि कौन सा स्थान क्या कहलाता है मुख का जो आप बोलते हो, तो देखो यहां से होते हैं सबसे पहले आपके दांत, ठीक है। दांत के जस्ट पीछे वाला भाग जो आपका दांत होता है, जैसे मान लो ये थोड़ा सूख जाए फिर बताते हैं, फिर बना देंगे। दांत के जस्ट पीले वाले भाग, मतलब पीछे वाला भाग जो कठोर बिल्कुल है, दांत के जस्ट पीछे वाला, वो कहलाता है बस। उसके और पीछे वाला ये पूरा कहलाता है मूर्धा। लेकिन मूर्धा में भी क्या होता है, जो मूर्धा होता है इसमें भी तालु के प्रकार हैं, एक होता है कठोर तालु, एक होता है मध्य तालु, एक होता है कोमल तालु। और ये जो कठोर वाला तालु वाला भाग है इसको सबसे ऊपर वाले को कहते हैं मूर्धा, बीच वाले मध्यम तालु को कहते हैं तालु या तालब, और पीछे वाले को कहते हैं कोमल तालु। समझ में आया? देखो बता देते हैं, अगर मान लो आप मुख की आकृति देखो तो यहां पे आपके क्या हो जाएंगे, दांत हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया अपना दंत, दंत हो गया या दांत। इसके जस्ट ऊपर वाला पीछे वाला भाग जो कठोर रहता है इसको कहते हैं बत्स। क्या कहते हैं? बत्स। नोट करते जाना, ठीक है।
बस के जस्ट पीछे वाला जो ऊपर वाला ही भाग है इसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य या मूर्धा। इसके पीछे वाला भाग होता क्या? तालव्य। और सबसे पीछे वाला भाग, ये मूर्धा हो गया, तालव्य हो गया, और इसके पीछे वाला भाग, ये तीनों होते हैं मूर्धा के ही भाग। ये होता है कठोर मूर्धा, ये होता है साधारण मूर्धा, जिसको कहते हैं सीधा तालव्य, और सबसे आखिरी में होता है कोमल तालु। सॉरी, ये मूर्धा नहीं, तालु के प्रकार हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं कोमल तालु, कोमल तालु या कोमल तालव्य। ठीक है, तो इसको मूर्धा नहीं, इसको तालव्य के नाम से जानते हैं, तीनों का ग्रुप को। किसके? तालव्य। ठीक है, ये तालव्य के ही प्रकार हैं। अगर ये तीन ना दिए हो, सीधे तालव्य दिया हो, तो समझ लेना ये पीछे से पूरा भाग तालव्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, आज समझ में चलिएगा, इतना नोट कर लीजिएगा, फिर हम बता देंगे कि कौन सा स्वर कहां से बोला जाता है। ठीक है, तो अगर इतना नोट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर कहा जाए सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे या सबसे ऊपर से, तो सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं कंठ से। ठीक है, तो कंठ से कौन कौन से बोले जाएंगे? तो देखो, कंठ ऐसा लिखा हो या कंठ ऐसा लिखा हो, दोनों के दोनों समान ही है। ठीक है, आ मतलब छोटा हो या बड़ा, कहां से बोले जाते हैं? कंठ से। छोटा आ या बड़ा आ। नीचे से स्टार्ट करेंगे, जैसे का खा गा गाना कंठ से बोला जाता है, आप लोगों को पता हुआ क्रीटीएम डीओ। तो वैसे याद करना हो, रटना हो तो रट लो, या समझना हो तो समझ लो। तो नीचे से अगर स्टार्ट करते हो तो कंठ से बोला जाता है आ और बड़ा आ। इसके बाद में क्या आता है? अगर बात करें कंठ के बाद में, कंठ यहां पे हो जाएगा, इसके बाद में क्या आता है? तालु या तालव्य। तो क्या आ जाएगा? तालु। ठीक है, और तालु से क्या बोले जाते हैं? आ और ई के बाद में क्या बोला जाता है? ई और बड़ी ई। तो ई और बड़ी ई, ये कहां से बोले जाते हैं? तालु से। इसके बाद में क्या आता है? तालु के बाद में आता है मूर्धा। मूर्धा, और मूर्धा से फिर क्या बोला जाएगा? इसके बाद में क्या बढ़ता है? आ ई उ को हटा दो। क्या? उ को बदला दो, क्योंकि जब आप बोलोगे ना उ तो देखो आपकी ओंठों की आकृति बन रही है, मतलब ये किससे बोले जा रहे हैं? ओष्ठ से बोले जा रहे हैं। तो क्या? मूर्धा। मूर्धा से क्या बचता है? सिर्फ ऋषि। ऋषि का सिर्फ ऋषि। मूर्धा से बोला जाता है ऋषि, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन। इसके बाद में बचता क्या है? ओष्ठ या ओठ। ओष्ठ लिखा हो या ओठ लिखा हो, जो भी लिखा हो, इससे क्या बोले जाएंगे? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये सारे स्वर यहां से बोले जाते हैं। अब बात करते हैं, बोले सर आपने ये तो बता दिया आ, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और रे। अब बचते हैं ओ और ऐ बचता है ना। तो ये क्या है? संयुक्त रूप से बोले जाते हैं, मतलब दो प्रकार से, दो स्थानों के संयोजन से जो बोले जाने वाले हैं। कैसे? देखो, आ और ई की अगर बात करें, किसकी? आ और ई की, तो देखो आए, तो बोल के देखो ना, आए, तो इससे क्या बोला जा रहा है? इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के, यहां का दिख रहा है क्या साफ साफ? अगर यहां पे ना दिख रहा हो तो इस तरफ लिख देते हैं। इन दोनों को मिला के बोला जाता है आए और आए, ए वाला। ठीक है, और ऐसे ही उ औ, इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को, तो देखो औ। तो अगर इन दोनों को मिला जाए, यानी कि कंठ को और ओष्ठ को, किसको? कंठ और ओष्ठ को, तो अगर इसको और इसको मिला जाए तो क्या बन जाएगा अपना? ओ और औ ए। ठीक है, अब देखो ये तो समझ में आ गया भैया कि आपने ऊपर वाला और ये मिलाया और ये वाला और ये मिलाया, लेकिन इसको बोलते क्या है? तो देखो कंठ और यहां पे हो जाएगा तालु, तो कंठ तालव्य। क्या? कंठ तालव्य। तो इसको बोला जाता है, ये कहां से बोले जाते हैं? तो ये बोले जाते हैं भैया कंठ तालव्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। और ऐसे ही ये है कंठ ओष्ठ, तो इसको बोला जाएगा कंठ ओष्ठ। ठीक है, कंठ ओष्ठ। ठीक है, इतनी चीजें स्पष्ट हुई होंगी। अगर चीजें स्पष्ट हुई हो तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या नोट कर लीजिए। फिर इसकी आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। तो स्वर में जितने भी प्रकार थे, जितने भी प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई है,
जैसे भी उनका संयोजन हुआ है ये सब हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में अपन लोग चलते हैं किसमें, व्यंजन पर। तो व्यंजन के प्रकार, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। तो साधारण भाषा में अगर कामता प्रसाद गुरुजी और वाजपेयी जी को छोड़ दिया जाए तो उनके हिसाब से अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो कितने हैं, टोटल 41 व्यंजन हैं। और 41 व्यंजनों को किस किस श्रेणी में विभाजित किया गया है, किस किस प्रकार से उनका मतलब कहा जाए विकास हुआ है, उत्पत्ति हुई है, या किस किस श्रेणी में उनको रखा गया है, वो सब यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा। अगर सबसे पहले बात करते हैं व्यंजन होते क्या हैं, तो व्यंजन ऐसे वर्णों की संज्ञा से उत्पन्न हुए हैं जिसमें जिनको बिना स्वरों के नहीं बोला जाता है। ठीक है, यानी कि व्यंजन जब भी बोले जाएंगे तो ऐसे उच्चारण करने पर जिनका स्वर के बिना उच्चारण संभव ही नहीं है, या कहा जाए उनकी उत्पत्ति स्वर की सहायता से हुई है, तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे, हमारे व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए कि कितने व्यंजन हैं, तो देखो अगर स्थान के आधार पर देखा जाए उनके व्यंजनों के वर्गीकरण को, तो पहले 5-5 ग्रुप के में बांट लेते हैं। तो टोटल कितने हैं अपने, 41 व्यंजन है। ठीक है, तो व्यंजन अगर देखा जाए तो व्यंजन टोटल कितने हो गए हैं भैया, 41 हो गए हैं। लिखते हैं यहां से, आप लोगों के पास भी होगा तो आप लोग भी लिखिएगा। का, खा, गा, घा और णा। ठीक है, इसके बाद में चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, इया, इसको इया बोलते हैं, इया। ठीक है, इसके बाद में आता है टा, ठा, डा, ढा। सही है क्या, बताइएगा। ये साथ गड़बड़ है, आई थिंक ये गड़बड़ कर दिया हमने। इसको यहां पे लिखना है, इसको यहां पे लिखना है। ठीक है, ठा, ठा, डा, ढा। हाँ ठीक है, ढा, णा, ऐसे। ठीक है, इसके बाद में ता, था, दा, ता, था। अरे यार ये भी गड़बड़ लिख दिया है। ता, था, दा, धा, ना। और इसके बाद में पा, फा, बा, भा, मा। और ये माँ बा क्या है, कटा हुआ। ठीक है, अब देखो समझते हैं बहुत अच्छे से। अब आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से कि ये जो ढा है और ये जो ड़ा है, ये तो टोटल कितने होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 15 5 20 5 25। तो टोटल कितने व्यंजन हो गए, 25। तो ए व्यंजन हो गए। ठीक है, अब इसी के साथ में ए वाला है और ए वाला, तो इन दोनों का एक दूसरा रूप है जिसको क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। तो इसमें क्या होता है, इसमें नीचे बिंदी है, उसमें बगल में बिंदी लगी रहती है। तो देखो इसमें +2 कौन कौन से हो जाएंगे, +2 हो जाएंगे हमारे उच्छिप्त व्यंजन। क्या हो जाएंगे, उच्छिप्त व्यंजन। और उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा ऐसा वाला ड़ा और एक हो जाएगा ऐसा वाला ड़ा। ठीक है, ये दोनों प्रकार से समझ में आया। और कौन सा कहां से बोला जाता है वो सब हम बता देते हैं। देखो इसको बोलते हैं का वर्ग, जो वर्ण आपका आगे लिखा है व्यंजन, उसी के आधार पर उस वर्ग को बांटा गया। जैसे इसको बोल देंगे का वर्ग, इसको बोल देंगे चा वर्ग, इसको बोल देंगे टा वर्ग, इसको बोल देंगे ता वर्ग, इसको बोल देंगे पा वर्ग। ठीक है, इसी के आधार पर। तो इसको बोला जाता है कंठ से, किससे, कंठ से। इसको बोला जाता है तालु से या तालब से। इसको बोला जाता है मूर्धा से या मूर्धन्य से। इसको बोला जाता है दंत से या दांत से, दंत्य या दांत से। और इसको बोला जाता है ओष्ठ से, किससे, ओष्ठ से। जिसको याद हो तो अच्छी बात है, जिसको याद ना हो तो आज हम करवा देते हैं। सीधा सीधा है कि बच्चा अपने पिताजी से गाड़ी मांग रहा है, मोटरसाइकिल, उसका नाम है KTM। तो KTM 2, तो देखो KTMDO। देखो K से कंठ, T से तालु, M से मूर्धा, D से दंत और O से ओष्ठ। तो भैया घर पे मांगने मत लगना, सिर्फ पढ़ना है हम लोगों को। तो कंठ से बोला जाता है का वर्ग,
का खा गा घा णा। अगर कहा जाए प्रत्येक में पंचम अक्षर यानी कि ड़ा, या, डा, ना और मा क्या होते हैं हमारे अनुनासिक व्यंजन हो गए। समझ में आया ना? ठीक है। अगर कहा जाए कि कौन सा कहां से बोला जाता है तो हम कहते हैं अगर कि था कहां से बोला जाता है तो आप सीधा सीधा बता दोगे कि था किस में है, ता वर्ग में, और ता वर्ग वाले सारे के सारे कहां से बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया हो तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए 25 + 2 हो गए हैं उच्छिप्त व्यंजन। इसके बाद में आते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या आते हैं? ऊष्म व्यंजन। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सा, शा और हा। ऊष्म क्यों बोलते हैं इनको? इनको ऊष्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में गर्म हवा निकलती है। क्या निकलती है? गर्म हवा निकलती है, और गर्म हवा निकलने से ये बन जाते हैं ऊष्म व्यंजन। इसके बाद 4 और आते हैं जिनको कहते हैं अयोग वाह। क्या कहते हैं? अयोग वाह। कौन कौन से होते हैं अयोग वाह? तो बता दें, या, रा, ला, वा। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। और अयोग वाह में जो चारों वर्ण हैं इनको अलग अलग श्रेणी में भी रखा गया है। इनको जैसे आपने सुना होगा लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, तो वो यहीं से आते हैं। कैसे आते हैं वो हम आपको बाद में बता देंगे। तो देखो कितने हो गए हैं? 25 + 2 = 27, 27 × 4 = 31, 31 और 4 = 35। अभी 6 और बचे हैं। ठीक है। तो देखो इसमें नीचे तो दिखेगा नहीं, इन सबको हटाते हैं। अगर आपने इतना नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगर इतना नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। हुआ नोट? तो इतने तो देखो इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया, इसके बारे में भी सब कुछ पढ़ लिया, तो इतना हटा देते हैं, इतना लिखा रहने देते हैं। ठीक है, चलेगा। समय कितना हो गया है? अभी तो समय है। ठीक है, ये अपना खत्म कर देंगे आज, इसके बाद में शेष अगले टर्न पर। ठीक है, चलो। तो देखो अगर बात करते हैं कि वो तो बता दिया 5 अपने ग्रुप जो बन गए थे कि कौन कहां से बोला जाता है। अब आप पूछेंगे साहब सा हा ये कहां से बोले जाते हैं? ठीक है, तो देखो अगर बोले पा वाला सा ए वाला, तो ए बोला जाता है हमारा, पहले इन दोनों लोगों को ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को निपटा देते हैं। तो ए वाला सा हो या ए वाला सा हो, ये दोनों बोले जाते हैं हमारे, चाहे रा वाला सा हो या ए वाला, ये दोनों बोले जाते हैं हमारे किसे? तालब से, या कैसा? तालू से। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तो सब लोग रट लेते हैं लेकिन ये चीजें नहीं लिख पाते हैं। तो ये बोला जाएगा तालू से। और अगर पा वाला सा है तो ये बोला जाता है, अगर आप इसको बोले कि देखिए ना फा, तो आपका नीचे का ओंठ ऊपर वाले दांतों में टच होता है, इसीलिए बोला जाता है कहां से? दंत से। किससे? दंत से। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं यहां पे या रा लावा की, तो ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखो या, रा, ला और बा, जिसमें रा को बोला जाता है लुंठित व्यंजन। क्या बोला जाता है? लुंठित व्यंजन। रा को बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। और अगर बात करें या और बा की, अगर आपकी बात करें कि या और बा को क्या बोला जाता है, तो कोई कमेंट करिएगा कि इसको क्या बोला जाता है? या और बा को लुंठित हो गया है, पार्श्विक हो गया है। या और बा को बोला जाता है अल्प व्यंजन या अर्ध व्यंजन। ठीक है, अल्प व्यंजन या बोला जाए अर्ध व्यंजन। तो सिर्फ और सिर्फ वर्णमाला के 2 व्यंजन ऐसे हैं, या और बा, जिसको अल्प व्यंजन या अर्ध व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, आया समझ में? अगर इसमें बात करें कि क्या किससे बोला जाता है, तो देखो या बोला जाता है हमारा किससे? तालू से या तालब से। किससे बोला जाता है? तालब से। ठीक है, अगर बात करें रा रा रा, रा कहां से बोला जा रहा है बताइएगा?
अगर रा की बात करें, ला तो समझ में आ रहा है, दांत के पीछे वाला भाग, और जिसको क्या कहते हैं बास बोलते हैं, ला, इसको, ये तो हो जाएगा बास से, दांत के पीछे वाला भाग जो कठोर भाग रहता है, मूर्धा के जस्ट आगे वाला भाग, ठीक है। अगर बात करें वा की, वा, तो ये तो बोला जा रहा है दंत और ओष्ठ, जिसे हमने बोला था नीचे का ओंठ ऊपर का दंत, तो ये तो दंतोष्ठ हो जाएगा। सिर्फ यहां पे फंस रहे हैं, हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। सारे के सारे हो गए हैं। रा का समझ में नहीं आ रहा, रा को, हाँ, रा को जब आप बोलते हैं तो आपके गले में या कंठ में एक कंपन होता है, इसीलिए इसे प्रकंपित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। किससे? प्रकंपित से। प्रकंपित व्यंजन अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा? रा हो जाएगा, ठीक है। इतना भी याद रखिएगा। हुआ? अगर इतना हो गया हो तो कमेंट करिएगा। तो सेशन लंबा हो रहा है, इसलिए सेशन को यहाँ पे रोकते हैं। इसके आगे आपका बचा है, अभी क्या बचा है? संघर्षी बचा है कि संघर्षी कौन से होते हैं। इसके बाद में सघोष कौन से होते हैं, तो वो अगले टर्न पे हो जाएंगे। आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी कमेंट वगैरह और दोस्तों में शेयर करते रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले टर्न पर, तब तक के लिए धन्यवाद।